प्राचीन भारतीय आर्थिक ढांचे के निर्माण में और अर्थव्यवस्था के निर्धारण में मुख्यतः व्यापार वाणिज्य आदि को क्रियान्वित करने के लिए श्रेणी संगठन एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म के रूप में, एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइज्ड ढांचे के रूप में दिखाई देता है। श्रेणी संगठन, जिसके बारे में प्राचीन अनेक ग्रंथों में, अनेक स्रोतों में इसकी जानकारी मिलती है, इसकी तुलना मध्यकालीन यूरोपीय व्यवस्था, मध्यकालीन यूरोपीय संगठन गिल्ड से की जाती है, जो मध्यकाल में यूरोप की एक व्यापारिक, एक आर्थिक संस्था थी। जहाँ तक भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात है, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसकी प्राचीनता पे जाएं, अगर हम इसकी प्राचीनता को देखें, तो भारतीय इतिहास में, यद्यपि हमने जैसे पहले चर्चा किया कि भारतीय इतिहास में मुख्यतः अगर हड़प्पा सभ्यता जो प्रथम नगरीय क्रांति मानी जाती है, अगर हड़प्पा सभ्यता प्रथम नगरीय क्रांति है, तो निश्चित तौर से मैंने जैसा कहा कि जो नगरों की मूल व्यवस्था है, जैसे व्यापार वाणिज्य की प्रधानता, सरप्लस प्रोडक्शन, बाजारीकरण की प्रक्रिया, शिल्प और व्यवसायों की उपस्थिति, ठीक है, यह महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं आपके नगरीकरण के। तो अगर नगरीकरण के ढांचे को देखा जाए तो इस आधार पर कह सकते हैं कि जब व्यापार वाणिज्य नगरीकरण का मुख्य तत्व है और हड़प्पा सभ्यता जो है फर्स्ट अर्बन रिवोल्यूशन माना जाता है, तो ऐसी कंडीशन में निश्चित तौर से जो हड़प्पा सभ्यता में व्यापार वाणिज्य की आज प्रक्रिया थी, जो बाह्य व्यापार और आंतरिक व्यापार दोनों समुन्नत दशा में थे, जो कि कई देशों से व्यापार होता था इनका, तो निश्चित तौर से जो इनके नगरीय नियोजन की प्रक्रिया थी, जो इनका टाउन प्लानिंग सिस्टम था, इस प्रक्रिया में हम बता सकते हैं कि निश्चित तौर से इनका व्यापार वाणिज्य भी इन्हीं तरह के किसी न किसी संगठन के फलस्वरूप या आर्थिक संगठन, व्यापारिक संगठनों के माध्यम से ही क्रियान्वित होता होगा, क्योंकि इतनी बड़ी सिस्टमेटिक नगरीय व्यवस्था अगर स्थापित है तो वह व्यापार वाणिज्य के बिना चल नहीं सकती है। और अगर व्यापार वाणिज्य इतनी समुन्नत दशा में, इतने अपने एक प्रकार से विकसित स्वरूप में है, तो निश्चित तौर से वहाँ पे कुछ न कुछ प्रकार के ऐसे आर्थिक ढांचे या आर्थिक संगठन भी रहे होंगे, तो इनकी प्राचीनता हम वहाँ से मान सकते हैं। लेकिन यह जो मानने की प्रक्रिया है, यह एंटिसिपेशन है, यह अनुमान परक है, क्योंकि हमारे पास जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के संदर्भ में अभी तक चूँकि हड़प्पाई लिपि बाइलिंगुअल न मिलने के कारण उसको डिसाइफर नहीं किया गया है, तो ऐसे कंडीशन में हम केवल पुरातात्विक स्रोतों के आधार पे एक अनुमान ही कर सकते हैं। तो कुल मिला के आगे समझिएगा, अगर गिल्ड संगठन के या जो श्रेणी शब्द के बात पे हम करें, तो श्रेणी जो शब्द है, यह शब्द पहली बार ऋग्वेद में आता है। तो श्रेणी शब्द कहाँ आता है? पहली बार ऋग्वेद में आता है। भारतीय साहित्यिक स्रोतों में श्रेणी शब्द पहली बार ऋग्वेद में आता है, लेकिन वहाँ पे इसका मतलब किसी प्रकार के आर्थिक ढांचे के संदर्भ में या किसी प्रकार के आर्थिक समूह के रूप में नहीं, बल्कि यहाँ इसका मूल तात्पर्य है समूह या, ठीक है, इसका मुख्य तात्पर्य है समूह या पंक्ति। तो मतलब है कि जो ऋग्वेद में श्रेणी शब्द आया है, यह समूह या पंक्ति को दर्शाता है, ठीक है। अभी यह जो सब यह किसी श्रेणी संगठन के रूप में नहीं आया था। यद्यपि ऐसा नहीं है कि उस काल में व्यापारिक समूह नहीं थे, उस काल में व्यापारिक समूह थे। जैसे कि ऋग्वेद के साक्ष्यों में दो महत्वपूर्ण व्यापारिक समूहों की चर्चा होती है। पहले हैं आपके पड़ी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, पड़ी व्यापारिक समूह है, और दूसरा है ब्रिबु। जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, जो पड़ी हैं, पड़ी जो हैं यह अपनी कंजूसी के लिए प्रसिद्ध थे। पड़ी पूछेगा वैदिक काल में ऐसा कौन सा व्यापारिक समूह था जो अपनी कंजूसी के लिए प्रसिद्ध था? तो जो पड़ी हैं यह अपनी कंजूसी के लिए प्रसिद्ध थे, अपनी माजरी के लिए प्रसिद्ध थे। और ब्रिबु क्या है? ब्रिबु अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, ब्रिबु अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध है, जबकि पड़ी अपने कंजूसी के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह अगर संगम कालीन स्रोतों पे जाएं, तो संगम काल में जो मरवा जनजाति है, मरवा एक जनजाति है, ये क्वेश्चन भी आपसे आईएएस में पूछा गया था। मरवा जनजात में एक प्रथा थी, उसको कहते हैं वेच्ची प्रथा। वेच्ची प्रथा पूछेगा, वेच्ची प्रथा क्या है?
यह मरवा जनजाति करती थी तमिल प्रदेश में। यह बेच्ची प्रथा मुख्यतः पशुओं की चोरी से संबंधित प्रथा है। तो इसमें बेच्ची प्रथा के अंतर्गत एक पशुओं की चोरी करते थे। ये कौन लोग थे? ये मरवा जनजाति के लोग होते थे जो जिनमें प्रचलित था बेच्ची प्रथा। तो कुल मिला के मेरा मतलब है कि भले ही ऋग्वैदिक समाज तक भले ही ऋग्वैदिक समाज तक भले ही अभी व्यापारिक समूह के रूप में, व्यापारिक संगठन के रूप में गिल्ड्स या श्रेणी का विकास न हुआ हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि व्यापारिक समूह और श्रेणियाँ निश्चित तौर से वहाँ भी ऋग्वैदिक समाज में भी या ऋग्वैदिक काल में भी रही होंगी। आगे आते हैं। श्रेणी जो मुख्यतः जो एक आर्थिक ढांचे के रूप में श्रेणी का विकास हुआ, यह श्रेणी संगठन के बारे में हम कह सकते हैं इसकी शुरुआत मुख्यतः हम उत्तर वैदिक कालीन स्रोतों से मान सकते हैं। उत्तर वैदिक कालीन और खासकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते यह श्रेणी संगठन समाज में पूरी तरह से विकसित हो गए, पूरी तरह से व्याप्त हो गए। समाज में पूरी तरह से ये एक प्रकार से प्रचलित परंपरा के रूप में हमें प्राप्त होने लगती है। और प्राचीन ग्रंथों में इसके लिए अनेक जो आर्थिक समूह बनाए गए, इनके लिए कई शब्द यूज किए गए, जैसे श्रेणी हो गया, पुग हो गया, निगम हो गया, देशी हो गया, नाना देशी हो गया। ये सब क्या हैं? ये सब व्यापारिक और व्यावसायिक समूहों के नाम हैं। ऐसी कंडीशन में तो इसका मतलब है कि इसकी प्राचीनता को हम पुरातात्विक स्रोतों के आधार पे इंडस वैली सिविलाइजेशन तक ले जाते हैं, जबकि साहित्यिक स्रोतों के आधार पे हम इसके प्रारंभिक चरण को वैदिक कालीन मान सकते हैं। लेकिन वास्तव में इसका जो विकसित स्वरूप प्राप्त होता है, इसका जो एक सेटल्ड पैटर्न प्राप्त होता है, वह कब से प्राप्त होता है? वह उत्तर वैदिक काल से शुरू होता है और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक जाकर यह अपने पूरे विकसित अवस्था में प्राप्त होने लगता है। तो इनके विकास की प्रक्रिया को भी हम इस प्रकार बता सकते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में श्रेणियों का बड़ा महत्व हो गया। अब आते हैं श्रेणी क्या है, समझिएगा। श्रेणी का मतलब होता है एक विशेष प्रकार के शिल्प या व्यवसाय से जुड़े संगठन को हम श्रेणी कहते हैं। एक विशेष प्रकार के शिल्प या व्यवसाय से जुड़े संगठन को हम श्रेणी कहते हैं। अब शिल्प और का क्या मतलब क्या होता है? शिल्प या व्यवसाय का तात्पर्य होता है जैसे किसी एक विशेष कारीगरी से संबंधित हो व्यक्ति, किसी एक विशेष व्यवसाय से जुड़ा हो, जैसे नाई, धोबी, चर्मकार, स्वर्णकार, रथकार, भैसज मतलब भिषज। इसी तरह आपके अन्य बहुत सारे श्रेणी समूह हैं जो लोग काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका गांधिक श्रेणी हो गया, मान लीजिए आपका पटवाई श्रेणी हो गया, तंतुआय श्रेणी हो गया, जुलाहों की श्रेणी, रेशम बुनकरों की श्रेणी। तो मतलब अलग अलग श्रेणियों के हमें नाम प्राप्त होने लगते हैं और ऐतिहासिक काल में चल के आगे इनका और ज़्यादा विकास होने लगता है। तो एक विशेष शिल्प या व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों के समूह को कहते हैं श्रेणी, जैसे पटवाई श्रेणी। ठीक है। अब रेशम, ये सब है आपके पटवाई श्रेणी, रेशम बुनकरों की श्रेणी है। तंतुआय श्रेणी, तंतु माने तंतु, ताना बाना जो धागा होता है, तो ये भी क्या है? ये जुलाहों की श्रेणी होती है। ठीक है। तंतुआय श्रेणी, ठीक है, ये जुलाहे होते हैं तो तंतुआय श्रेणी हो गया। ठीक है। तो मतलब इसी तरह आटा पीसने वाली आपका श्रेणी हो गया। तो मतलब अलग अलग समूहों के श्रेणियाँ होती हैं। हाथी दांत काम करने वाली श्रेणियाँ, अभी इन सब की चर्चा करेंगे। ऐतिहासिक परिदृश्य में कहाँ से इसमें क्वेश्चन आपको बन सकता है। 100% बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलते हैं। तो मतलब है कि यहाँ पे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक अपने पूरे विकसित स्वरूप में आ जाते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, तो मतलब अगर स्रोत के रूप में हम देखें तो जो इनका प्रारंभिक स्रोत मिलता है, यह प्रारंभिक स्रोत हमें ऋग्वेद से ही शुरू हो जाता है। ऋग्वेद से ही हमको शुरू हो जाता है। तो एक तो हो गया वैदिक काल में, इसको मान सकते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद इनका अन्य महत्वपूर्ण जानकारी कहाँ मिलती है? मुख्यतः इनकी जानकारी मिली है बौद्ध ग्रंथों में।
इसी के साथ साथ जातक ग्रंथों में, तो बौद्धिज्म का ही एक पार्ट है जातक ग्रंथ। जातक ग्रंथों में, ठीक है, जातक ग्रंथों में 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। कई बार पूछा गया है, 18 प्रकार की श्रेणी का उल्लेख मिला है जातक ग्रंथों में, जबकि मिलिंद पन्नों में 75 प्रकार, 18 प्रकार के शिल्पियों की जानकारी मिलती है। तो एक एक शिल्पियों के समूह को ही श्रेणी कहते हैं, कोई बात नहीं है। तो 18 प्रकार के शिल्पियों या व्यवसायियों की जानकारी मिलती है, और मिलिंद पन्नों में 75 प्रकार के व्यवसायियों या शिल्पियों के बारे में जानकारी मिलती है। तो मिलिंद पन्नों 75 और जातक ग्रंथ में 18 प्रकार की श्रेणियों का हमें उल्लेख मिल रहा है। अब यह श्रेणी संगठन जो है, अच्छा, इसी के साथ साथ श्रेणी संगठन के बारे में अन्य भी जानकारी मिलती है, जैसे कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं और कुछ हमारे पास जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उन पे भी जानकारी मिलती है। जैसे एक महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट्स आपका है, यह है भरहुत स्तूप। ठीक, भरहुत स्तूप पर भी हमें श्रेणी के बारे में आख्यान मिलता है, अभी हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो अब समझिएगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते जो श्रेणी संगठन प्रारंभिक स्वरूप में अभी वैदिक काल में रही होगी या शुरुआती चरण में था, तो वह आगे चल के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते अपने विकसित स्वरूप में आ जाता है। और जातक ग्रंथों में 18 प्रकार के, जबकि मिलिंद पन्नों में 75 प्रकार के शिल्पियों या शिल्पियों और शिल्पियों के समूह को चूंकि श्रेणी कहते हैं, तो मतलब इनके बारे में जानकारी हमें मिलने लगती है। इस काल में जो श्रेणी संगठन है, इसके ढांचे का विकास हुआ, जो श्रेणियों के प्रमुख होते हैं। तो श्रेणी जो थी, इनका एक संगठनात्मक स्वरूप होता था। श्रेणियाँ, हर श्रेणी का एक अपना संगठन होता था, एक अपना ऑर्गेनाइजेशन होता था। उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस संगठन में यह पूरी तरह से नियम कानूनों के तहत आबद्ध रहती थी, नियम कानूनों के तहत अपने आप को पूरी तरह से सेटल्ड किए रहती थी। इनके जो ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी के बारे में जानकारी मिलती है प्राचीन स्रोतों में, उसके आधार पर कहा जाता है कि प्रत्येक श्रेणी का अपना एक संगठन होता है और उसका या समूह होता है और उसका एक प्रमुख होता है, जिसे कई नामों से जानते हैं, जैसे श्रेष्ठी, महाश्रेष्ठी, ठीक है, श्रेष्ठी, महाश्रेष्ठी, ज्येष्ठक आदि। ये क्या है? ये श्रेणी समूहों के हेड होते हैं, उसके एज अ प्रेसिडेंट, अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, जिनमें प्रमुख श्रेणी संगठनों में किनके किनके नाम मिलते हैं। एक तो आपका मिलता है, एक आपके सबसे फेमस हैं कौशाम्बी के, ठीक है। तो एक कौशाम्बी के आपके हैं घोषक, कौशाम्बी के घोषक, और दूसरे हैं श्रावस्ती के अनाथपिंडक। याद रखिएगा कहाँ के हैं, ये भी याद रखिएगा, श्रावस्ती के अनाथपिंडक। घोषक ये लोग आज के समझ लीजिएगा कि उद्योगपति हैं, आज के ये लोग उद्योगपति हैं। जो घोषक हैं, इन्होंने महात्मा बुद्ध को उनके रहने के लिए, निवास करने के लिए कौशाम्बी में घोषिताराम विहार दिया। घोषिताराम विहार जो है कौशाम्बी का घोषक ने दिया था। और जो श्रावस्ती के अनाथपिंडक हैं, ये अनाथपिंडक ने जेतवन का जो विहार है वह जेत राजकुमार से खरीद कर महात्मा बुद्ध को दिया था, बौद्ध संघ को दान दिया था। और जो जेतवन विहार है, यहाँ से भी क्वेश्चन, यूजीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया है इससे, याद रखिए कई बार क्वेश्चन आया है। जो जेतवन का विहार है, यह जेत राजकुमार से अनाथपिंडक ने 1 करोड़ हिरण्य में खरीदा है। 1 करोड़ कहा जाता है कि इसका दाम था, उन्होंने कहा कि जेत राजकुमार ने कि जहाँ तक आप मुद्रा फैलाएंगे वहाँ तक आपको दे दिया जाएगा। तो कहा जाता है कि उन्होंने जेतवन विहार को खरीदने के लिए 1 करोड़ हिरण्य मुद्रा उन्होंने फैला दिया।
और उसके बाद उसके आधार पर उन्होंने खरीद लिया। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अनाथ पिंडक द्वारा जेतवन विहार खरीदने का आख्यान है, ठीक है, जेतवन विहार खरीदने का जो आख्यान है वह कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे दिया गया है? तो इसका साक्ष्य में कहाँ मिला है? इसका साक्ष्य हमको मिला है भरहुत स्तूप पर। ठीक है, इसका साक्ष्य में कहाँ मिला है? भरहुत स्तूप की जो वेदिकाएं बनाई गई हैं, जो रेलिंग्स बनाई गई हैं, ठीक है, वहाँ पे यह चित्र बनाया गया है। ठीक है, जहाँ पे जेत राजकुमार हैं और अनाथ पिंडक हैं और भारी मात्रा में मुद्रा ऐसे फैलाई गई है। तो यह चित्र जो है प्रतीकात्मक, जो एक सिंबॉलिक पिक्चर कह सकते हैं, यह इसके खरीदने का प्रमाण वहाँ पे प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात, भरहुत स्तूप ऐतिहासिक रूप से बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि भरहुत स्तूप पर ही उदयन और वासवदत्ता की भी कहानी का चित्रांकन हुआ है। भरहुत स्तूप पर तो एक जेतवन विहार खरीदने का आख्यान है। दूसरा भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस स्तूप पर उदयन और वासवदत्ता की कहानी मिलती है, मतलब वासवदत्ता के भागने की जो कहानी है वह किस पे चित्रांकित की गई है, यह भी भरहुत स्तूप पर ही है। ठीक है, और अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के मिलने का भी उल्लेख इसी पे मिलता है। इसी पे लिखा गया है अजातशत्रु भगवतो वंदते, अजातशत्रु भगवतो वंदते। तो यह भी इसी भरहुत स्तूप पे है। यह तीनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और तीनों कई बार आए हुए हैं, याद रखिएगा। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको समझना होगा। तो अजातशत्रु भगवतो वंदते, यह भी भरहुत स्तूप की वेष्टनी पर ही वेदिका हमको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार भरहुत स्तूप जो है यह ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब ये एक तो ये हो गया। अब दूसरा समझिएगा कि तो मैंने कहा कि अलग अलग जो यहाँ पे संगठन थे, सबके अपने अलग अलग श्रेष्ठी या महाश्रेष्ठी होते होंगे। इनका जो और ढांचा कैसे बनता था? कहा जाता है कि प्रत्येक श्रेणी के अपने जो संगठन होते थे उसके लिए वे लोग अपना नियम कानून बनाते थे, अपने लिए एक आचार संहिता बनाते थे, अपना एक मैनिफेस्टो होता था जिसे कहते हैं श्रेणी धर्म। पूछेगा श्रेणी धर्म क्या है? यह मतलब श्रेणियों के लिए बनाए गए नियम कानून को कहते हैं श्रेणी धर्म। तो इस प्रत्येक के लिए श्रेणी धर्म होता था। और यहाँ तक कि हमें आख्यानों में मिलता है कि इन श्रेणियों का जो श्रेणी धर्म था, जो इनके लिए अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था या नियम कानून की श्रृंखला बनाई गई थी, उसका पालन तो सब लोग के लिए अनिवार्य था ही था। दूसरी बात, राज्य से भी इनको, ठीक है, राज्य से भी इनको मान्यता प्राप्त रहती थी। और राज्य भी, ठीक है, राज्य भी क्या करता था? राज्य भी इनको संरक्षण दिया था, राज्य इनके लिए कार्य करता था। ठीक, और कोई व्यक्ति अगर इस श्रेणी धर्म का पालन नहीं करता था तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी किया जाता था। तो इसका भी उल्लेख मिलता था। अच्छा, इसी तरह अब जैसे विभिन्न श्रेणियाँ थी, तो कोई नाइयों की श्रेणी है, कोई मोचियों की श्रेणी है, कोई स्वर्णकारों की श्रेणी है। तो अलग अलग लोगों का समूह है, जैसे आज होते हैं। अब जो अलग अलग समूहों में भी आपस में तालमेल स्थापित करने के लिए और आपसी एकता स्थापित करने के लिए एक प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है, एक प्रमुख अधिकारी होता था जिसे कहते हैं भांडागारिक। एक प्रमुख अधिकारी होता है जिसे कहते हैं भांडागारिक। तो भांडागारिक क्या होता था? एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विभिन्न श्रेणियों के बीच में कौन सा अधिकारी होता था जो तालमेल स्थापित करता था या सामंजस्य स्थापित करता था? तो उसे कहते हैं भांडागारिक। ठीक है, तो विभिन्न श्रेणियों के बीच में एकता स्थापित करने के लिए, सामंजस्य स्थापित करने के लिए भांडागारिक नामक एक अधिकारी भी नियुक्त होता था। अब आते हैं हम लोग जो और श्रेणी संगठन कैसे बना, समझिएगा। श्रेणी संगठन में एक तो संपूर्ण श्रेणी का संगठन हो जाता था जिसका प्रमुख होता था श्रेष्ठी या महाश्रेष्ठी या ज्येष्ठक। ठीक है, यहाँ तक कि गुप्त काल में इन्हें मुख्यतः जो थे ये इन लोगों को राजकीय सेवा में भी और राजकीय संगठनों में भी और राजकीय समितियों में भी शामिल किया जाता है। जैसे कि आज भी बहुत सारे संगठन बनाए जाते हैं जिसमें उद्योगपतियों को शामिल किया जाता है, वैसे ही स्थिति उनकी उस समय थी। समझ लीजिए, आगे समझिए। जो यह श्रेणी संगठन का जो फॉर्मेशन है,
इसमें अगर हम देखें तो हमने कहा कि प्रत्येक श्रेणी का अपना एक हेड होता था, साथ ही साथ श्रेणियों में अलग अलग कार्य करने के लिए भी इनके एक संगठन या समूह बनाए जाते थे जो इनके अंतर्गत कार्य करते थे। जैसे इनके अंदर था एक श्रेणियों का व्यापारिक समूह होता था जो इनके व्यापारिक कार्यक्रम को देखता था। जो व्यापारिक समूह होता था श्रेणियों का वह कहलाता था आपका सार्थवाह। तो पूछेगा सार्थवाह क्या है? सार्थवाह का तात्पर्य है, ठीक है, व्यापारिक, ठीक है, व्यापारिक जो श्रेणी होता था, ठीक है, जो व्यापारिक श्रेणी बनाई जाती थी उस श्रेणी का जो हेड होता था उसको कहते थे सार्थवाह। तो सार्थवाह होता था व्यापारिक श्रेणियों का हेड। यह व्यापार वाणिज्य के संदर्भ में कार्य करता था, देखता था केवल, इसका कार्य केवल व्यापार वाणिज्य को देखना होता था, जबकि श्रेष्ठी या महाश्रेष्ठी पूरे श्रेणी संगठन के कार्य पद्धति को देखता था। सार्थवाह जब कहीं जाता था काफिले में साथ में तो क्या करता था, तो इसको रास्ता दिखाने के लिए एक अन्य अधिकारी जाता था, साथ में काम करता था, उसका नाम होता था थल नियामक। थल नियामक ये पाली शब्द है, ठीक है। तो सार्थवाह को रास्ता दिखाने के लिए, दूर तक जाने के लिए एक अन्य अधिकारी होता था जिसको कहते हैं आपके थल नियामक। यह पद्धति वैसे ही है कि जैसे सल्तनत काल में और मध्यकाल में एक अधिकारी, उसका व्यापारियों का समूह होता था, इसको कहते थे कारवानी। पूछेगा कारवानी क्या है, समझिएगा, पूछेगा कि कारवानी क्या है, तो कारवानी का मतलब होता है व्यापारियों का वह समूह जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर व्यापार वाणिज्य करते थे। ऐसे समूहों को दिल्ली सल्तनत में और मध्यकाल में कहते थे कारवानी। पूछेगा कारवानी क्या है, और देखिएगा बहुत टेबलाजी पूछता है मध्यकाल की, तो यह है कारवानी। अब कारवानी को जो शेख नासिरुद्दीन चिराग हैं, ठीक है, उन्होंने इनके हेड को कहा था नायक। और मुगलकालीन जो हमें दस्तावेज मिलते हैं उन दस्तावेजों में भी कारवानी के हेडों को कहा गया है नायक। तो इनके हेड होते थे नायक। तो ये कारवानी क्या है? कारवानी मुख्यतः मध्यकाल और दिल्ली सल्तनत काल के व्यापारिक कारवे का समूह होता है। यह एक कारवां बना के चलते हैं, कई एक ग्रुप के साथ चलते हैं, तो ऐसे लोग कहलाते हैं आपके कारवानी। और आधुनिक काल में जब चलेंगे, आधुनिक इतिहास में पहुंचेंगे, जब यूरोपियों का आगमन होता है तो पुर्तगालियों ने एक ऐसी व्यवस्था शुरू किया था, ठीक है, जो एक काफिला बना के, गुट बना के चलते थे। इसे कहते थे काफिला व्यवस्था या काफिला पद्धति। अब यह काफिला पद्धति क्या होती थी? मैंने चर्चा किया कि काफिला पद्धति का तात्पर्य होता था कि पुर्तगाली अपने आप को भारत में मुख्यतः समुद्र के अधिपति के रूप में देखते थे। वे चाहते थे कि भारतीय समुद्रों पर पूरी तरह से अधिकार हो जाए, इसीलिए उन्होंने शुरू किया था ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, शांत जल की नीति, कि जब तक हिंद महासागरीय क्षेत्रों पे हम अधिकार नहीं करेंगे तब तक व्यापार वाणिज्य पे पूरी तरह से अधिकार नहीं हो पाएगा और तब तक हमारा साम्राज्य भी भारत में अछूत नहीं रह सकता है। यही पद्धति कहलाती है जो डी अल्मेडा ने शुरू किया था, उसे कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। इसी पद्धति के अंतर्गत शुरू हुआ आर्म कार्टेजा पद्धति। आर्म कार्टेजा में एक परमिट जारी करते थे कि हिंद महासागरीय क्षेत्रों से कोई भी व्यापारिक कारवां अगर गुजर रहा है तो तब तक नहीं जा सकता है जब तक कि पुर्तगाली उसे आज्ञा पत्र न प्रमाण करें, जिसे आज्ञा पत्र या प्रमाण पत्र न दे, जिसे कहा जाता है आपका, इसे कहते हैं कार्टेजा, और इस पद्धति कहते हैं आर्म कार्टेजा। तो जो जब मान लीजिए कोई व्यापारी समूह जा रहा है और वह इनको बाकायदे टैक्स दे रहा है, इनको बाकायदे चुंगी दे रहा है, तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए अपने काफिले में उसको शामिल कर लेते थे। जो इनका काफिला चलता था उस काफिले के सुरक्षा प्रदान करते थे। इसे कहा गया काफिला व्यवस्था या काफिला पद्धति। और इस व्यवस्था में दूसरा फायदा क्या हुआ, दूसरी पद्धति में यह देखते थे कि जो हमने व्यवस्था बनाई है व्यापार वाणिज्य की, हमारी व्यवस्था से अलग हटकर कोई कार्य तो नहीं कर रहा है, हमारी व्यवस्था से दूर जाके या दूसरे देशों के हितों के अनुकूल तो कोई कार्य नहीं कर रहा था, तो एक प्रकार से उस पर कंट्रोल भी करते थे। तो यह पुर्तगालियों की है काफिला व्यवस्था, मध्यकाल की है कारवानी व्यवस्था और प्राचीन काल की है सार्थवाह व्यवस्था, ठीक है, जो व्यापारियों का समूह होता है,
ठीक है, व्यापारियों का समूह जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यापार वाणिज्य करते हैं, तो ऐसे समूहों को हम कहते हैं। तो ये जो पद्धतियां हैं मुख्यतः व्यापार वाणिज्य की पद्धति रही हैं, ठीक है। तो हमने कहा इसी से मिला जुला था नेपोलियन बोनापार्ट का कॉन्टिनेंटल सिस्टम, जिसे कहते हैं महाद्वीपीय व्यवस्था, जिसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल सिस्टम या महाद्वीपीय व्यवस्था। तो कुल मिला के मैंने कहा कि जो प्राचीन काल हो चाहे आपका यूरोपीय आगमन तक की बात हो, इनका मुख्य ध्येय जो होता था यह क्या होता था कि तत्कालीन समय में जो व्यापार वाणिज्य के लिए जो व्यापारिक वर्ग एक स्थान से दूसरे स्थान तक माइग्रेट करता था, दूसरे स्थान तक मोबाइल करता था, तो ऐसी कंडीशन में उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, ठीक है, ये लोग क्या करते थे, एक समूह में, संगठन में जाते थे, एक कारवां बना के जाते थे। हाँ, तो ऐसी कंडीशन में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों को, व्यापारिक समूहों को, व्यापारिक वर्गों को, व्यक्तियों को पहुंचाने का कार्य होता था थल नियामक और, ठीक है, इसका कार्य होता था थल नियामक और सार्थवाह का, ठीक है। और इसके बदले में क्या करते थे, इसके बदले में वे लोग मुख्यतः एक चुंगी का हिस्सा लेते थे या उसके बदले में वो लोग, ठीक है, कुछ सुविधा प्राप्त करते थे। तो यह आपकी पद्धति क्या कहलाती है, यह पद्धति आपकी सार्थवाह की पद्धति थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे प्राचीन काल में अगर देखेंगे व्यापार वाणिज्य में, तो जब हम कुषाणकालीन व्यापार को देखते हैं, तो कुषाणकालीन व्यापार में देखते हैं कि जो रेशम मार्ग था, जो चाइना के सेरा से चलता था, रेशम मार्ग कहाँ चलता है, चाइना के सेरा से चलता था और कहाँ तक जाता था, रोम तक, ठीक है। या इस रेशम मार्ग में सेरा से जब चलता था रोम तक जाता था, ठीक है, तो जो बीच में, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा है, अगर मैप के हिसाब से देखें तो आप इस तरफ से लिखेंगे तो आपको समझे अच्छा होगा। रोम हो गया पश्चिम में और इधर हो गया आपका पूर्व में हो गया सेरा चाइना में। तो यहाँ तो जब चलता था तो यहीं आपका भारत का क्षेत्र है, ठीक है, ये भारत का क्षेत्र है। और भारत से जो व्यापारिक समूह आज चलते थे, ये मुख्यतः कहाँ चलते थे, ये चलते थे हमारे एक तो बंगाल से, ताम्रलिप्ति बंदरगाह से, जिसे कहा गया ताम्रलिप्ति कहते हैं गंग, इस बंदरगाह से चलते थे। ताम्रलिप्ति से होकर यह पहुँचते थे पंजाब, पंजाब से होते थे तक्षशिला, पंजाब में ही तक्षशिला, और तक्षशिला पहुँच जाते थे बैक्टीरिया। तो तक्षशिला पहले इनका केंद्र होता था, आगे होता था बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या किए थे ये लोग, जो कुषाण लोग थे, यह पूरी तरह से अधिकार कर लिए थे। दूसरा व्यापार कहाँ से होता था, दूसरा व्यापार पश्चिमी घाट से होता था। पश्चिम में मुख्यतः भृगुकच्छ था, भृगुकच्छ कहते हैं भरौज, भृगुकच्छ या भरौज, ठीक है, हाँ, या इसको कहते हैं बेरगाजा। तो जो यहाँ से व्यापारी चलते थे, यह व्यापारी भी उत्तर को चलते थे, यह व्यापारी भी उत्तर को चलते थे, इसीलिए इसे कहते थे उत्तरा पथ मार्ग, इसे कहते हैं उत्तरा पथ मार्ग। अब उत्तरा पथ मार्ग कहाँ पहुँचता था, तक्षशिला में चलता था, तक्षशिला में पहुँच जाते थे। तक्षशिला में पहुँचते थे तो चाइना के सेरा से जो व्यापारी चलते थे, वे लोग क्या करते थे, बैक्टीरिया पहुँचते थे। रोमन पश्चिमी देश से व्यापारी आते थे, ये भी बैक्टीरिया पहुँचते थे, ठीक है। तो बैक्टीरिया इनका मुख्य जंक्शन हो गया। बैक्टीरिया में क्या करते थे, ये जो कुषाण वाले थे, ये मुख्यतः बैक्टीरिया तक के क्षेत्रों पे पूरी तरह से अधिकार कर लिया और एकाधिकार कर लिए। और एकाधिकार करके क्या किए, यहाँ से इनकी आय का मुख्य स्रोत होता था चुंगी लेना, ठीक है। तो पूरे व्यापार पर अधिकार करके चाइना से आने वाले व्यापारियों पर और रोम से आने वाले व्यापारियों पर, दोनों पे चुंगी वसूल करते थे। और भारत के जो व्यापारी होते थे, यह मुख्यतः पूर्वी बंगाल के क्षेत्रों से, मतलब बंगाल से और गुजरात के क्षेत्रों से, जब उत्तरा पथ के मार्ग का अनुसरण करते हुए यहाँ पहुँचते थे तक्षशिला। अगर तक्षशिला में ये लोग जो बैक्टीरिया के व्यापारी आते थे उनसे मिल जाते थे, यहीं से इनके सामानों का आदान प्रदान और विनिमय हो जाता था, एक्सचेंज हो जाता था। अगर कुछ व्यापारी जो और ज़्यादा जाते थे वे पहुँच जाते थे बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से चाइना भी जा सकते हैं और वहाँ से रोम भी जा सकते हैं। तो ये व्यापार पे इन्होंने अधिकार किया, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। तो आगे समझिएगा, यहाँ से ने कहा कि पूरी तरह से व्यापार पे इन लोगों ने अधिकार कर लिया। अब समझिएगा, जब अधिकार कर लिया तो अब इन लोगों ने क्या किया, जो व्यापारिक कारवां होते थे यह उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक के क्षेत्रों में अबाध रूप से व्यापार वाणिज्य करते थे। लगातार इनकी मोबाइलिटी चलती रहती थी। इसका साक्ष्य कैसे मिलता था, उत्तर भारत में जो NBP, ठीक है, NBPW, जो आपका उत्तरी काली चमकीली मृदभांड की परंपरा है, जिसका प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, भीटा से, इलाहाबाद में स्थित है भीटा से हमें NBPW के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। नादर्न, ठीक है, ब्लैक कलर्ड पोट्री
नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो जो हमें एनबीपी के साक्ष्य मिलते हैं, एनबीपीडब्ल्यू के साक्ष्य मिलते हैं, यह मृदभांड है, मिट्टी के बर्तन हैं। यह बर्तन जो हैं यह हमें उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक के क्षेत्रों में मिल रहे हैं। इसका मतलब यही व्यापारिक समूह जो थे इसका आदान प्रदान यहाँ पे कर रहे थे। इससे पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक यह व्यापार वाणिज्य काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया था और आगे चलकर यह और तेज़ी से बढ़ा जब एनबीपीडब्ल्यू के साक्ष्य भी हमें दोनों क्षेत्रों से प्राप्त होने लगते हैं। अब दूसरा देखिए, तो एक तो एनबीपीडब्ल्यू से पता चलता है और आगे समझिएगा। इसी के तहत हमें एक दो और महत्वपूर्ण उदाहरण मिलते हैं, जैसे ये तो इनका व्यापारिक कार्य क्षेत्र हो गया। अब आगे और देखिए, जो इनकी कार्य पद्धति थी, ठीक है, जो इनकी कार्य पद्धति कैसे थी, तो जो श्रेणियाँ थी यह मुख्यतः व्यापार वाणिज्य का कार्य तो करती थी, पहले किया। तो इनका मुख्य काम होता था, ऐसे पूछेगा क्या कार्य होता था क्या नहीं, तो मुख्य कार्य था व्यापार वाणिज्य पहला, ठीक है। तो एक तो इनका व्यापार वाणिज्य कार्य हो गया। दूसरा कार्य क्या हो गया, श्रेणियाँ बैंकों का भी काम करती थी, यह बैंकों काम करती थी। इसी तहत श्रेणियाँ सार्वजनिक महत्व व जन कल्याण के भी कार्य करती थी, ठीक। आज और ठीक है, इसी के तहत श्रेणियाँ मुख्यतः, ठीक है, तो व्यापार वाणिज्य हमने चर्चा पहले किया। सार्वजनिक महत्व के कार्य में श्रेणियाँ जैन बौद्ध आदि धर्मों को, आजीवक को बहुत सारा लोग दान दक्षिणा देते थे, अन्य व्यक्तियों को देते थे, जन कल्याणकारी कार्य कराते थे, कहीं नहर खुदवाते थे, कहीं सूर्य मंदिर के लिए दीपक जलाने का के लिए देते थे। तो मतलब तरह तरह से काम करते थे। अब दूसरा समझिएगा, श्रेणियाँ बैंकों का कार्य करती थी। ये लोग बैंकों के लिए क्या करते थे, ये लोग जमा स्वीकार करते थे। और जमा स्वीकार करने का मतलब है कि यहाँ पे आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं सेविंग अकाउंट में, और इसके बदले में श्रेणियाँ जो थी आपको टैक्स भी, आपको इंटरेस्ट भी देती थी। श्रेणियाँ आपको इंटरेस्ट भी देती हैं, एक हो गया। अब दूसरा समझिए, अक्षय निधि का मतलब होता है, अक्षय निधि एक प्रकार का मतलब होता है कि ऐसी संपदा होती है जो कभी समाप्त न हो, ठीक है। अक्षय निधि मतलब होते है ऐसी संपदा होती है जो कभी समाप्त न हो, जैसे फिक्स डिपॉजिट। वर्तमान में जो हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं उसे कहते हैं अक्षय निधि। तो श्रेणियाँ क्या करती थी, अक्षय निधि जमा करती थी। इनके पास बहुत सारे लोग पैसा जमा कर देते थे और जमा करके कहते थे कि हमको इस तरह से यहाँ सूर्य मंदिर में दीपक जलवाना है, ये लगातार जलता रहे, इसके लिए जो इंटरेस्ट आएगा वो यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है। तो उसके नाम पे पैसा फिक्स डिपॉजिट कर देती थी, इसको कहते हैं अक्षय निधि जमा करना। तो श्रेणियाँ अक्षय निधि जमा करने का भी मूल कार्य करती थी। दूसरा देखिए, श्रेणियाँ जमा स्वीकार करती थी और जमा स्वीकार करने के संदर्भ में श्रेणियाँ क्या करती थी, आपको हुंडी जारी करती थी। ये पूछता है हुंडी क्या है। हुंडी को फारसी में कहते हैं सुफ्ताजा। श्रेणियाँ को फारसी में कहते हैं सुफ्ताजा। याद रखिएगा, पूछेगा सुफ्ताजा क्या है। सुफ्ताजा का मतलब होता है हुंडी और वर्तमान में इसको कहते हैं चेक। वर्तमान में इसको कहते हैं चेक। तो क्या कहते हैं ये लोग, जो हुंडी या सुफ्ताजा जारी करती थी, कोई भी व्यक्ति मान लीजिए उसे उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाना है, या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे ताम्रलिप्ति बंदरगाह से चल के व्यापार वाणिज्य के लिए गुजरात के भृगुकच्छ में आना है। अब इतनी बड़ी उस समय मार्ग की दुरूहता होती थी, आवागमन की सुविधाएं कम होती थी, भौगोलिक यातायात की सुविधाएं अभी उतना अच्छा हो नहीं पाई थी, असुरक्षा की भावना आदि होती थी। तो ऐसे कंडीशन में क्या करता था व्यक्ति, मान लीजिए बंगाल में उसने किसी श्रेणी संगठन के पास पैसा जमा कर दिया। अब क्या करेगा, श्रेणी संगठन उसे वहाँ से एक क्या करता है, एक हुंडी जारी करता है, एक चेक देता है, ठीक है, जिस पे उसके श्रेणी संगठन का ठप्पा लगा होता है, उस पर कुछ उसके कोड भाषा लिखा होता है, कोड वर्ड लिखा होता है। जब आप वहाँ पहुँचते हैं भृगुकच्छ में, तो वहाँ जब जो भी वह हुंडी आपको देता है, वह हुंडी जब वहाँ लेके पहुँचते हैं, उस पर क्या लिखा है क्या नहीं, उसका जो वहाँ एजेंट होता है, जो उसका संगठन होता है वहाँ पे क्षेत्रीय संगठन, वह उसके बदले में आपको उतना पैसा दे देता है, बदले में जो उसका इंटरेस्ट होता है वह अपना काट लेता है, ठीक है।
तो कुल मिला के यह वर्तमान चेक पद्धति के रूप में कार्य करती है। यह वर्तमान चेक पद्धति के रूप में कार्य करती है, जिसे कहते हैं सुबताजा। आप समझिएगा। अब ऐसे लोग जो हुंडी का वाचन करते हैं, या ऐसे लोग जो बेसिकली हुंडी को परिभाषित करते हैं, ऐसे लोग कहलाते हैं सर्राफ। तो आपका एक टर्म आता है ये भी सर्राफ। तो सर्राफ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मुख्यतः जो हुंडी आदि प्रथा होती है उनको परिभाषित करने का कार्य इन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है। तो ये भी व्यापार वाणिज्य में मुख्य भूमिका अपना निर्वाह करते हैं। तो कुल मिला के हमने जैसा अभी श्रेणी संगठन की बात किया कि श्रेणी संगठन एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमें यहाँ पे दिखाई पड़ता है। तो अक्षय निविष्ट, सुबताजा भी आपको याद रखिएगा। श्रेणियों के महत्वपूर्ण कार्य ये भी याद रखिएगा। अब महत्वपूर्ण श्रेणियाँ भी पूछी जाती है। जो श्रेणी संगठन जो है, ठीक है, यह आगे चल के लगातार विकसित होता रहा। हमें मौर्य काल, मौर्योत्तर काल से लेकर गुप्त काल तक और गुप्तोत्तर काल तक आगे चलते के भी इनके विकास की प्रक्रिया अनवरत दिखाई देती है। गुप्त काल में श्रेणी संगठनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है और कई अभिलेखों में इनके बारे में जानकारी मिलती है, जो कई बार आपसे पूछा भी जाता है। जैसे एक महत्वपूर्ण अभिलेख है, वह है आपका कुमारगुप्त और बंधुवर्मा का। ठीक है, कुमारगुप्त और बंधुवर्मा का, ठीक है, यह अभिलेख है आपका मंदसौर अभिलेख। ठीक है, कुमारगुप्त और बंधुवर्मा का जो मंदसौर अभिलेख है यह महत्वपूर्ण है। इसमें मुख्यतः तंतुवाय श्रेणी का उल्लेख मिलता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तंतुवाय श्रेणी, तंतुवाय का मतलब होता है जुलाहे। तो ये जो रेशम बुनकर थे, जो रेशम का मुख्यतः कार्य करते थे, जिसे कहते हैं पट्टवाय श्रेणी। तो ये तंतुवाय श्रेणी मुख्यतः जुलाहों की श्रेणी है। जो ये वीवर्स हैं, इनकी श्रेणी का उल्लेख मिलता है। और उल्लेख मिलता है कि तंतुवाय श्रेणी ने गुजरात के लाट प्रदेश को छोड़कर, याद रखिएगा क्वेश्चन, गुजरात के लाट प्रदेश को छोड़कर यह श्रेणी जो है आगे जाकर दसपुर में बस गई। तो कहीं दसपुर लिखता है, कहीं लिखता है दिसपुर। दसपुर या दिसपुर, ये कहाँ पे है दसपुर या दिसपुर? तो ये याद रखिएगा असम में नहीं है, यह आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो गुजरात के लाट प्रदेश को छोड़कर यह कहाँ आ जाती हैं? यह आ जाती हैं दसपुर में। दसपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। दसपुर आपका है मध्य प्रदेश में। तो इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है? तंतुवाय श्रेणी के बारे में यहाँ पे हमें जानकारी मिली। यह महत्वपूर्ण कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका मंदसौर अभिलेख को। ठीक है, दूसरा अभिलेख देखिए, जो मंदसौर अभिलेख है, इस पे एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। वह है जो अभी हाई एजुकेशन पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख है जिसमें विज्ञापन पद्धति का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है? तो मंदसौर अभिलेख में इसमें कई प्रकार के, ठीक है, कई प्रकार के रेशम की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसीलिए इसको भारत में विज्ञापन करने का, एडवर्टीजमेंट सिस्टम का प्राचीनतम अभिलेख मानते हैं। कौन सा अभिलेख? मंदसौर को भारत में विज्ञापन का, इंडोर्समेंट विज्ञापन पद्धति का प्रथम अभिलेख। ठीक है, तो यह आपका है विज्ञापन पद्धति का प्राचीनतम अभिलेख। कौन सा है? यह अभिलेख आपका है मंदसौर अभिलेख। यह भी याद रखिएगा। अब दूसरा महत्वपूर्ण अभिलेख है, यह है स्कंदगुप्त का इंदौर अभिलेख। ठीक है, जो इंदौर अभिलेख है, यह अभिलेख कहाँ पे है? इंदौर। याद रखिएगा, यह मध्य प्रदेश नहीं है, ये भी याद रखिएगा। इंदौर अभिलेख जो है यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है इंदौर अभिलेख। इस अभिलेख में हमें तैलिक श्रेणी के बारे में जानकारी मिलती है। तैलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है।
महत्वपूर्ण तथ्य है। ये सब ऐसे पूछेगा किस श्रेणी का कहाँ पे उल्लेख मिलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अगला समझिएगा, इसी तरह जो सांची अभिलेख है, सांची अभिलेख में हाथी दांत की श्रेणी का उल्लेख मिलता है। हाथी दांत की श्रेणी का उल्लेख मिलता है, जो हाथी दांत का काम करते थे मुख्यतः हाथी दांत की श्रेणी का उल्लेख मिलता है सांची अभिलेख में। और याद रखिएगा, हाथी दांत के लिए जो प्रसिद्ध केंद्र था प्राचीन भारत में वह था पलूरा। पलूरा कहाँ है? पलूरा आपका है उड़ीसा में। तो पलूरा जो है, सॉरी दंतपुर, हाँ दंतपुर कहाँ पे है? पलूरा में। दंतपुर उड़ीसा में है, जो उड़ीसा का दंतपुर आपका है, ठीक है। हाँ, यह जो है यह हाथी दांत के लिए के काम करने के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था दंतपुर, ठीक है। और यह सांची अभिलेख में हमको हाथी दांत की श्रेणी का उल्लेख मिला, जो हाथी दांत से बहुत सारे खिलौने, बहुत सारे अन्य ऑर्नामेंट्स, बहुत सारे अन्य चीज़ें बनाते होंगे, ऐसे व्यक्तियों का समूह है। इसी तरह एक और प्रसिद्ध है, वह है मथुरा अभिलेख, ठीक है। मथुरा अभिलेख पश्चिमी क्षत्रपों का भी है, और मथुरा अभिलेख जो है यह आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का भी है। मथुरा अभिलेख में वहाँ से मिला है मतलब, तो मथुरा अभिलेख में हमको आटा पीसने वाली श्रेणी का उल्लेख मिलता है। ये भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। आटा पीसने वाली श्रेणी का महत्वपूर्ण हमें उदाहरण कहाँ मिलता है? हमको यहाँ मिल रहा है, ठीक। तो कुल मिला के इन सब से पता चलता है कि श्रेणी संगठन प्राचीन काल में पूरी तरह से नियोजित था, पूरी तरह से वेल मेंटेन था। श्रेणी संगठन के माध्यम से व्यापार, वाणिज्य और अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए जाते थे। इनका कार्य न केवल अपने संगठन के अनुरूप था, न केवल व्यापारिक लाभ की प्रक्रिया पर आधारित था, बल्कि साथ ही साथ यह समाज के लिए महत्वपूर्ण कार्य करती थी। समाज के लिए यह जन कल्याणकारी कार्य आदि का भी क्रियान्वित करती थी। तो कुल मिला के जो वर्तमान में एक नई कंसेप्ट आई है, जिसे कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, जिसे कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, CSR, वर्तमान की संकल्पना है। पूछा जाता है CSR क्या है? यह है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। मतलब औद्योगिक केंद्रों से, औद्योगिक घरानों से, इन समूहों से यह अपेक्षा किया जाता है कि यह समाज से कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। समाज से यह अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से समाज में ही के कारण ही यह इतना समृद्ध हुए हैं, इनको इतना लाभ प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इनका उत्तरदायित्व है, सामाजिक उत्तरदायित्व बनता है कि यह समाज के लिए कुछ करें, समाज के लिए भी कुछ अपना निवेश करें, समाज के लिए भी कुछ इन्वेस्टमेंट करें, और सामाजिक कार्य, सामाजिक कल्याण में भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, ठीक है। इसे कहते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ अच्छा थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब पुग क्या होता है? पुग का मतलब होता है, पुग बेसिकली नगरों में निवास करने वाली एक जात विशेष का समूह होता है। पुग एक जात विशेष का समूह, या कह सकते हैं एक विशेष व्यवसाय या शिल्प से जुड़ा हुआ जो संगठन होता है नगरों में, उसे कहते हैं पुग। तो इनका भी कार्य मुख्यतः व्यापार वाणिज्य से जुड़ा होता था, या नगरीय क्षेत्रों में एक विशेष व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों का समूह होता था। और निगम क्या होता है? निगम नगरों में नगरों में व्यापार वाणिज्य का कार्य जो देखती है समूह, वह कहलाती है निगम। तो निगम मुख्यतः नगरों में कार्य करने वाली व्यापारिक समूह होता है। ये जो होते हैं यह नगरीय व्यापार वाणिज्य के संदर्भ में काम करते हैं, जैसे वर्तमान का आपका जो कि नगर निगम आदि, तो वैसे ही निगम होते हैं। जैसे कि आप चोल काल में जब आप उत्तर मेरू के अभिलेख में चोलों के स्थानीय स्वशासन, लोकल बॉडी गवर्नमेंट के बारे में आप पढ़ते हैं, तो वहाँ देखते होंगे 3 संस्थाओं की बात की गई। सभा, पहला उर, दूसरा सभा या महासभा, तीसरा नगरम। तो नगरम क्या थी? यह नगरों में मुख्यतः व्यापार वाणिज्य की प्रक्रिया को देखती थी, ठीक है। तो वही आपका है, नगर की प्रक्रिया के समान ही है
यहाँ पे निगम। ठीक है, तो यह भी मुख्यतः एक नगरीय क्षेत्र में काम करने वाली पद्धति है। अच्छा, कुछ ऐसे व्यापारी जो विभिन्न नगरों में काम करते थे, विभिन्न देशों में जा जा के काम करते थे, ऐसे व्यापारी कहलाते थे नाना देशी। और जो समूह होता था इनका कहते नाना देशी समूह। तो नाना देशी कई देशों में कार्य करने वाले, कई देशों में व्यापार वाणिज्य काम करने वाले लोग कहलाते थे नाना देशी। ठीक है, तो यह भी एक व्यापारिक समूह के रूप में ही समझिए कार्य कर रहा था। तो कुल मिला के ये 3 महत्वपूर्ण संगठन है प्राचीन भारत के, जो मुख्यतः व्यापार वाणिज्य की प्रक्रिया से जुड़े हुए थे।